तो आज हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या लेकर आए हो वो बताओ। जैसे कि हमारे आपके इस पॉडकास्ट का जो थीम है, तो थोड़ा सा हम पैरानॉर्मल साइड टच करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही बात है। और ना सिर्फ पैरानॉर्मल बल्कि मैं कहूँगा ये रियल केस है जिसमें आप देखोगे पैरानॉर्मल टच है। और ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए था कि हॉरर, एज अ हॉरर फैन मैं कहानियाँ सुनता रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ। तो आप लोग जानते होंगे यूएस का एक केस है एमिटिविल हॉरर। मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च किया एमिटिविल हॉरर केस इन इंडिया, कि इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली 2017 में नंथनकोडे केरला में एक ऐसा ही केस हुआ। अच्छा। और ये केस आप बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये केस इतना ब्रूटल है, इतना हीनियस है कि इसकी जब डिटेल्स में जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस में हम किसी भी पर्सनल जो विक्टिम फैमिली में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई बचा ही नहीं बताने वाला। अच्छा। तो शुरुआत होती है 2017 में। नंथनकोडे में बेंस कंपाउंड है जो वहाँ के सीएम ऑफिस से अराउंड 500 मीटर्स की दूरी पे बहुत पास में है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा बंगलो है, लिटरली बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस है। तो वहाँ पे आग लग जाती है रात में और धुआं निकल रहा होता है। तो पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि आग लग गई, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सिंस सीएम ऑफिस के पास था तो सेंसिटिव एरिया होता, आप जानते हो। तुरंत जो है पुलिस ने प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया और फायर ब्रिगेड आ गई, पुलिस की टीम पहुंच गई और आग पे काबू पा लिया। तो पड़ोसियों से पुलिस ने पूछा कि इस घर में कौन कौन है, क्योंकि जानना रहता है। आग बहुत तेज़ थी, तो उन्होंने बताया कि इस घर में जो है 5 लोग रहते हैं। पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड जब आग पे काबू पाया गया, वो उसके अंदर गई। तो अंदर गई तो उनको अंदर फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में 4 डेड बॉडीज़ मिली। ओके। और एक ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में एक और डेड बॉडी मिली। टोटल 5 बुरी कंडीशन में जली हुई। उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आग जो है वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी, जब उन्होंने बॉडी निकाली घर तो पूरा तहस नहस हो गया था। बॉडी बाहर निकाली, 5 लोग थे, पड़ोसी भी घिरे हुए थे। बॉडी को ले गए। जब बॉडी की जांच हुई तो अब जो खुलासा होने वाला था वो पुलिस के लिए, पुलिस ने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। उन्होंने क्या किया, जब बॉडी की जांच करनी शुरू की तो देखा बॉडी को किसी ने काटने का प्रयास किया है, मतलब बॉडी में कट थे। अच्छा। तो जब पोस्टमार्टम के पहले भी एक प्रीलिमिनरी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन में पहले जांच करते हैं कि बॉडी क्या है। तो उन्होंने देखा बॉडी को काटा गया था किसी धारदार हथियार से, बहुत सारे टुकड़े किए गए थे। और सिंस वो बर्न हो गई थी तो वो समझ में आ भी रहा था, तो टुकड़ों में थी। 4 बॉडी तो बुरी कंडीशन में थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी, जो 5वीं बॉडी थी वो बॉडी थी ही नहीं। जो नीचे मिली थी? नहीं, वो जो टोटल मिली थी बॉडी, वो तो पहले ले आए। पहले तो पता नहीं कहाँ से कौन मिली है, पहले तो ले आए। और जो ऊपर 4 एक साथ मिली थी, उसमें से 3 बॉडी तो इंसान की थी, 4थी बॉडी पुतला था। और मेटल का पुतला। तो ये कभी पुलिस ने नहीं देखा था कि ऐसा कोई केस होगा जिसमें एक पुतला निकले। तो अब ये तो क्लियर था कि 4 लोग ख़त्म हुए हैं, 5वां पुतला है। तो 5वां कौन है? उन्हीं में से कोई होगा। जब देखा गया तो उस पर पता लगा कि अब आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन है फैमिली में। और आस पड़ोस के लोगों ने बताया तो देखा कि उसमें जो है एक ओल्ड एज लेडी की बॉडी है और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक उनकी बेटी है और एक पुतला है। ओके। तो मिसिंग कौन था? उनका एक बेटा। तो उनका बेटा मिसिंग था। अब ये पुतला कहाँ से आया? तो सबसे पहली चीज़ लगती है कि क्या किसी ने उसको गायब कर दिया है, उसकी जगह पुतला प्लांट कर दिया है, क्योंकि या फिर उसने ही किया है, उसने पुतला प्लांट किया है। अब ये तभी पता लग सकता था कि जब ये पता लगे कि वो बेटा कहाँ पे है। तो अब खोज शुरू हुई, फ़ोटोज़ मिल गई थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने तुरंत एक्ट किया और फ़ोटोज़ जो है सर्कुलेट कर दी पूरे शहर भर में। और सिंस मीडिया में केस आ गया था तो बड़ा सेंसिटिव केस था, तो मीडिया में चारों तरफ ये खबर फैल गई, तो हर जगह लोगों को पता लगने लगा। ऑब्वियसली ये आप 1-2 मर्डर हो रहे हो, 5-5 लोग परिवार के, उसमें 4 लोग की बॉडी मिल चुकी है, घर जल गया है,
ये इतना सेंसिटिव मामला, सबको खबर थी। तुरंत पुलिस ने पूरे शहर में, ये रात में हुआ है केस, रात में उनको पता लग गया है कि बॉडी जो है वो एक पुतला है, 4 लोग ख़त्म हो गए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने पूरे शहर भर में पोस्टर लगवा दिए। 2 दिन बीत गए, कुछ भी पता नहीं लगा उनको। तभी क्या हुआ, उनको थम्पनूर रेलवे स्टेशन से फ़ोन आता है। तो जो बेटा जो गायब था उसका नाम था कैडल जीनसन राजा नाम पूरा था। तो कैडल जो है उसकी फ़ोटो हर जगह से सर्कुलेट हो गई थी। रेलवे स्टेशन में जो एक स्टाफ था उसने देखा कि वो ट्रेन से उतर रहा है। जो लड़का था उसका हुलिया खुद में ही बड़ा अजीब था, उसके लंबे बाल और थोड़ा सा उसकी अलग तरह की मुस्कुराहट थी, उसका जो हाव भाव था बहुत ही वियर्ड था। वो ऐसा था कि कोई भी पहचान ले उसको। तो कोई जैसे तो पोस्टर से सर्कुलेट हो चुके थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही है। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आ गई। जब पुलिस आई, जनरली ऐसे केस में क्या होता है, जो सस्पेक्ट होता है अगर वो इन्वॉल्व है तो क्या करता है, भागने का ट्राई करता है, और वो ऐसे खुलेआम नहीं घूमता है, आइडेंटिटी चेंज करता है, कुछ ओपी पहन लेता है, दाढ़ी वाड़ी। पुलिस ने स्मार्ट तरीका किया था कि 3 तरह की फ़ोटो रिलीज़ की थी। ओके। एक जो उसके लंबे बाल थे उसके साथ, एक छोटे बाल के साथ, और एक बिल्कुल गंजा बिना बाल के। इन केस उसने अगर अपने बाल हटा लिए तो भी आदमी पहचान जाए। तो 3 तरह से फ़ोटो उन्होंने जनरेट की थी, लेकिन उसने कोई चेंज नहीं किया था। और वो अपना मस्ती में ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहने टहल रहा था। स्टेशन उतरा, पुलिस ने जब उसको पकड़ा है तो उसने ना भागने की कोशिश की, ना उसने कोई रेजिस्टेंस शो किया। वो आराम से उसने मुस्कुराते हुए, और मीडिया में वो आया, वो चीज़ रिकॉर्डेड है और न्यूज़ चैनल में कैप्चर किया कि वो बड़े आराम से कैजुअली पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुस्कुरा रहा है। ये कभी देखने को मिलता ही नहीं पुलिस को कि अपराधी आया ऐसे हाथों हाथ 2 दिन में उसको पकड़ में आ गया, वो मुस्कुरा के जा रहा है। कुछ तो ऑफ था, उसको लेके आ गए। अब यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि जो वो बताने वाला था, क्राइम तो सबने देखा था, लेकिन जो अब इसका जो इस क्राइम का खुलासा था वो बहुत अलग था। और वो हिस्ट्री में अपना एक अलग जगह बनाने वाला था। कैडल लाया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। इंटरेस्टिंग कैसे हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, स्टेशन से लेके आई, फिर उससे पूछा कि तुमने क्यों किया ये सब। उन्होंने पहले सीधे आरोप लगाया। जनरली वो डिनाई करता, वो मुस्कुराता रहा, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। वो हंसता रहा, उसकी वियर्ड तरह की एक्टिविटी थी। फिर उसने बताना शुरू किया अपने बारे में। तो उसने कहा कि मुझे ना अपने मदर फादर से नफ़रत थी। अब देखिएगा पैटर्न जो है वो सेम वैसा ही है जैसे हमने एमिटीविल में देखा, कि उसमें कल्प्रिट ने पहले कहा कि मुझे अपने जो है मदर फादर से गुस्सा थी, नफ़रत थी, इसलिए मैंने मार दिया। एक्चुअली में जो लोग ख़त्म हुए थे उसमें कैडल के फादर थे, कैडल की मदर थी, उसकी सिस्टर थी और उसकी नानी थी। नानी हम लोग नानी कहते हैं, एक्चुअली में जो उसकी मदर की आंटी थी तो वो नानी कहता था, तो उनकी नानी लगी तो हम नानी लेके चलते हैं, तो उसकी नानी थी। तो एक बहुत ओल्ड एज, एक उसकी खुद की बहन और मदर फादर। पुलिस ने पूछा कि तुमने मम्मी पापा को तो नफ़रत में मार दिया, तुमने अपनी बहन और नानी को क्यों किया, मारा? तो उसने कहा कि मदर फादर तो मेरे ख़त्म हो गए, तो अब उनका कौन ध्यान रखेगा, मैं तो रख नहीं सकता, तो मैंने उनको भी मार दिया। अरे अब ये चीज़ हम ऐसे बात कर रहे हैं, इमेजिन करिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुन रहा है, उस समय जो माहौल है वो कितना इंटेंस होगा। अब जब ये चीज़ हुई उसके बाद उसने दूसरी कहानी बताना शुरू किया। तो उसने दूसरा एंगल जो बताया वो पैरानॉर्मल साइड था। अब उस साइड को समझने के लिए पहले चलते हैं, पूरी उसकी हिस्ट्री को समझते हैं कैडल की, कि कहाँ से आया। क्योंकि कैडल ने जो नाम लिया था वो था एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है ये अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन सर्च करोगे तो क्या है, कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये फिजिकल फॉर्म है, एक एस्ट्रल प्लेन होता है, मतलब एक दूसरा जोन होता है जिसमें आप अपनी सोल को निकाल करके उसमें जा सकते हो। मतलब आप जीवित रहते हुए अपनी सोल को बाहर निकाल करके एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरे जोन को, दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। आप मरोगे नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा से दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। अब ये जो शब्द था ये आया था, ये लोगों ने कभी सुना नहीं था, तो ये कहाँ से आया और ये रीज़न क्या था, उसके लिए अगर हम पूरी हिस्ट्री को समझें इस केस की, तो कैडल जो है वो एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ था।
जो उसकी मदर थी वो रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी और एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर थी, और जो फादर थे वो हिस्ट्री प्रोफेसर थे। तो हिस्ट्री के इतने बड़े प्रोफेसर, मदर कार्डियोलॉजिस्ट, एक बहुत ही अच्छी फैमिली, और फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। और जो उसकी सिस्टर थी वो भी MBBS की पढ़ाई कर रही थी चाइना में। तो घर में सब बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट थे। कैडल क्या था, वो अलग तरह का बच्चा था, उसका पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। या आपने अगर नोटिस किया हो कि ऐसे परिवार में जहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या जिनको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, जो अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उसमें अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको सीधे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है वो क्रिएटिव हो सकता है उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है वो बच्चा पिसता बहुत बुरी तरह है, क्योंकि मदर फादर की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये भी ना मेरे बाकी बच्चे या मेरे रिलेटिव में जो है वो भी डॉक्टर बन जाए, वो भी इंजीनियर बन जाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। वही सेम सिनेरियो था कैडल के साथ में कि यार तुम भी जो है कुछ अच्छा करो, एकेडमिकली कुछ अच्छा करो। उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में उसकी खूब पिटाई होती थी, टीचर्स मारते थे क्योंकि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था नहीं। और जब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि पेरेंट्स का भी कोई से सपोर्ट नहीं मिला, मदर फादर भी उसी तरह से थे कि यार नहीं, पढ़ाई जो है वो तुम्हारी लाइफ बनाएगी, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो बेकार है। उसको अपनी बहन से कंपेयर करते थे पढ़ाई को लेकर के। बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी, वो नहीं अच्छा, तो कंपैरेटिव होता है। माँ बाप अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं, कंपैरिजन। देखो अपने बड़े भाई को, देखो अपनी छोटी बहन को, ये सब करते हैं कि यार देखो वो कहाँ चली गई वो, जबकि ये नहीं सोचते कि सब कोई अलग अलग तरह से बने हुए हैं। ये चीज़ उसके साथ थी। अब सोचिए छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन चल रहा है, वो पढ़ाई में तो स्ट्रगल कर रहा है, स्कूल में उसकी कोई सुन नहीं रहा, उसको टीचर्स मार रही हैं। ऐसे सीन में क्या होता है, बच्चे से कोई दोस्ती भी नहीं करता। बच्चे तो है ना, बच्चे तो छोटे में क्या होता है वो देखते हैं कि अरे यार इसको तो ये बहुत नेगेटिव इमेज है क्योंकि टीचर इसको डांट रही है, तो इससे दोस्ती नहीं करते। हाँ, ना इसके नंबर आ रहे हैं, ना ये पढ़ कुछ कर पा तो रहा। अब जो हम लोग देखते हैं कि बैक बेंचर्स हैं उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन छोटे में आप देखो तो ये चीज़ होती है, उसको ऐसा इमेज की तरह लेके चलते। अब उसकी कोई दोस्ती नहीं है, उसके माँ बाप उससे सही से बात नहीं करते, सिर्फ डांट डपटते हैं, टीचर्स मार रहे हैं। ऐसा बच्चा अकेला हो गया। अब वो सबसे कट गया। घर बड़ा था, उसने फर्स्ट फ्लोर पे एक अपना जो कमरा था उसको अपनी दुनिया बना ली। वहाँ कंप्यूटर था, इंटरनेट था, सब कुछ था, तो सारा एक्सेस था उसके पास। तो वो अपना दिन भर कंप्यूटर में गेम्स खेलता, और गेम्स भी वो वॉलेंट गेम्स खेलता। तो और पूरे घर से कटा हुआ और चिड़चिड़ा हो गया था समय के साथ, कि वो किसी को पसंद नहीं करता था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे उसके कमरे पे कोई आए माँ बाप से। यहाँ तक कि जो मेड थी वो भी उसके कमरे में जाना अलाउड नहीं थी क्योंकि उसको पसंद, वो लड़ने लगता था। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ, चिड़चिड़ा हो गया वो। अब ऐसा बच्चा अकेला है, वो अकेले क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। माँ बाप भी क्या है, माँ बाप ने सोचा कि अरे ये पढ़ाई लिखाई में तो है नहीं, तो माँ बाप ने भी ध्यान देना बंद कर दिया। देखिए ये एक और सबसे बड़ा फॉल्ट है। उन्होंने कहा कि अरे यार इससे होप नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये कि अगर हाँ पढ़ाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो हाँ तुम कुछ अच्छा करोगे, तो तुमसे उम्मीद है। अब उससे होप तोड़ दी उसको। फिर जब उसने 12th स्कूलिंग कंप्लीट की तो उसको भेजा पढ़ने के लिए बाहर। तो उसको फिलीपींस भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ वो कुछ समय रहा, वहाँ उसका मन नहीं लगा, तो फिलीपींस से वो वापस आ गया इंडिया। फिर उसको मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा। ये कुछ समय वहाँ रहा और ये वो भी छोड़ के आ गया। अब क्या है, माँ बाप तो ट्राई कर रहे हैं कि यार इसका कोई करियर सेटल हो जाए, ये कुछ कर ले, कोई डिग्री ले ले, बाहर भी भेज रहे हैं, तो वेल ऑफ फैमिली है, तो पैसे की दिक्कत नहीं, बस वो कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी ये कुछ कर ले तो समाज में भी उनका भी नाम हो कि यार हमारा बेटा भी हमारी बेटी की तरह डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आ जा रहा है वापस छोड़ के कुछ समय। तो उस पॉइंट पे माँ बाप ने गिव अप कर दिया, पूरा होपलेस हो गए उससे। अब माँ बाप जब होपलेस हो गए तो उन्होंने उससे ध्यान देना बंद कर दिया। वो वापस आ गया, फिर से उसी स्टेट में चला गया। पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने शायद ही कभी उसे बोलते देखा हो कैडल से। ओवरऑल पूरी फैमिली वैसे भी शांत थी और बहुत सीधी थी, उनकी इमेज बहुत अच्छी थी।
और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फादर थे उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। वो जिस पैसे वाले बहुत थे, घमंडी नहीं थे, बहुत डाउन टू अर्थ फैमिली थी। एक फैमिली जो समाज में बहुत अच्छी है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी कि अगर वो ऑटो भी ले रहे हैं तो जो किराया लग रहा है उससे ज़्यादा पैसा दे दे रहे हैं। तो लोगों की मदद करना, गरीबों के लिए दान पुण्य करना, और तो ये सारे अच्छे काम भी करते थे। तो समाज में उनकी इमेज अच्छी है। ऐसे में उन्हीं के घर का बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब क्या हुआ, एक दिन कैडल कहता है कि मुझे जो है गेम और एनिमेशन में इंटरेस्ट है और मुझे उसकी पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये फर्स्ट टाइम था कि उनके बेटे ने कोई इंटरेस्ट शो किया कि यार चलो, ये कह रहा है, होता ना कि यार चल कोई कुछ तो बोला, ये हाँ। कुछ तो करना चाहता है, चलो यही कर लो, हम जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहे हो लेकिन तुम कुछ तो कर रहे हो। तो वो खुश हो गए। उसने बताया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जा करके एनिमेशन और गेम के ऊपर, गेम डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ाई करनी है। तो एग्री करके उनका ठीक है, उन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो वहाँ रहा, कुछ समय तक वहाँ रहा। फिर उसने घर पे फ़ोन किया कुछ महीनों बाद। उसने बताया कि मेरी यहाँ पे जॉब भी लग गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और तो घर वाले खुश हुए कि यार पढ़ रहा है, इसकी जॉब भी लग गई है, ये सेटल भी हो रहा है। और कुछ समय रहने के बाद उसने कहा कि अब जो है जॉब में ऐसा हो गया है कि मैं घर से भी कर सकता हूँ, कंपनी ने कहा है, और तो मैं घर आ रहा हूँ। अब घर वाले खुश। उधर उनकी जो बेटी थी वो भी चाइना से MBBS की पढ़ाई करके लौट रही थी। तो क्या हुआ कि उनके लिए एक बड़ा इवेंट था कि चलो दोनों बच्चे आ रहे हैं। जो बेटे की चिंता थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी सेटल हो गया, वो भी वापस आ रहा है। तो बेटा वापस आ गया, बेटी वापस आ गई, सब बहुत अच्छा, एक हैप्पी फैमिली, सब बढ़िया चल रहा है। उनको नहीं अंदाज़ा है कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बल्कि कोई माँ बाप नहीं सोच सकता। सबको दिख रहा है कि अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली साथ रह रही है। उनका बेटा आ गया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये उनको पता नहीं। अब क्या होता है आप समझिएगा। अब जो डिटेल है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो अपने रूम में है और उसने अपनी माँ बाप को बताया कि मैं जो है गेम बनाता हूँ। और तो माँ बाप खुश हैं। माँ बाप को इतना आइडिया नहीं कि क्या करता है, लेकिन समझ में आ गया कि हाँ चलो कंप्यूटर से जुड़ा है, कुछ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। एक दिन वो अपनी मदर को बुलाता है, सुबह का टाइम था, और उनसे कहता है कि आप ऊपर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गेम बनाया है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। माँ बड़ी खुश कि यार मेरे बेटे ने कुछ किया, चलो। उनको ऊपर लेके गया और कंप्यूटर रखा हुआ था, उनको बैठाल दिया और माँ से कहा देखो गेम। तो माँ बड़ी खुश, तो माँ बड़ी एक्साइटेड भी थी कि यार चलो क्या बनाया देखो। हाँ यार क्या है? देखें यार मेरा बेटा। सोचिए ना, इतने सालों से सोच रहे हैं यार ये तो बड़ा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, इसने गेम बनाया है। तो माँ बैठी, चेयर पे बैठी, और माँ से कहता देखो इस स्क्रीन की तरफ। अब माँ ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ फोकस किया, वो पहले से ही कुल्हाड़ी लेके रखे हुए था। उसने अपनी माँ पे वार करने शुरू कर दिए। भाई साहब, आप सोचो कि किसी भी माँ के लिए ये सपने में भी नहीं आ सकता कि उनका बेटा ऐसा उसके साथ करने वाला है। जब, और ये तब नहीं हुआ है जब कोई हीटेड आर्गुमेंट हो रहा हो, कोई लड़ाई चल रही हो, कि उन्होंने उसे डांटा हो, डपटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। काम दिखा रहा है, काम के सब बहाने। कुछ शांत है, सब सही हो गया है, लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, पीसफुल है। ऐसे में एक दिन वो उन्हें बुला रहा है, अपना काम दिखा रहा है, और वो उन पे वार करना शुरू कर देता है कुल्हाड़ी से। एक के बाद एक कई वार करता है, तब तक मारता रहता है जब तक उसकी माँ की सांसें नहीं उखड़ जाती। मतलब आप समझिए, इस तरह का जो ब्रूटैलिटी होती है, इसमें क्या होता है, डेथ इंस्टेंट नहीं होती है, सही बात है। बहुत तड़प तड़प के होती है। घर बहुत बड़ा था और माँ की चीखें नीचे ना जाएं, इसलिए उसने पहले से ही स्पीकर पे म्यूज़िक तेज़ वॉल्यूम में बजा रखा था। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, और लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है केस में। म्यूज़िक तेज़ बजा रखा था उसने, तो आवाज़ नीचे नहीं जा रही थी, और इतनी तेज़ वार किए कि माँ जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने उनकी बॉडी को ड्रैग किया और अटैच बाथरूम में डाल दिया। फिर उसने जो है खून साफ़ किया आराम से, और खून साफ़ किया और नीचे गया। नीचे फादर थे उसके, और उसकी बहन थी। फादर से कहता है कि चलिए आपको भी
मैं दिखाता हूँ गेम। तो सिस्टर पूछा कि भाई माँ कहाँ है, तो कहते वो देख रही है, पापा आपको भी दिखाता हूँ। पापा भी चल दिए। अब पापा चल दी, पापा को क्या पता उसके कि ये क्या करने वाला है। जब वो अंदर पहुँचे तो उनको भी उसी तरह से उसने बैठाला और उसके बाद उसने सेम उसी तरह से उन पे अचानक से हमला कर दिया। उसी ब्रूटैलिटी से उसने अपने फादर को भी मारा। एक ही दिन में उसने अपनी मदर को मारा और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद उसने अपने फादर को भी मार डाला। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने अपने फादर को मारा, उनकी बॉडी को लिया और बाथरूम में जा कर के डाल दिया। ब्लड पूरा चारों तरफ फैला था। तो पिछली बार जब उसने मदर को मारा तो उनकी बॉडी जो ब्लड निकला वो साफ़ किया। इस बार उसने ये भी नहीं किया, ब्लड फैला हुआ था। अब उसको जल्दी थी, वो गया अपनी बहन के पास नीचे और लंच करता है। ऊपर सोचिए फादर और मदर मरे पड़े हैं, उसने आराम से लंच किया। तो बहन ने पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने कहा भाई मम्मी पापा ऊपर हैं, गेम देख रहे हैं, तो खाना खा लो फिर तुम्हें भी दिखाएंगे। लंच किया, उसकी बहन ने खाना खाया, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। सोचिए वो उसका भाई है, उसके साथ में रहे, आप सोचिए एक लड़का, जो घर का लड़का साथ में रहा, पला बढ़ा, और वो मन में क्या चल रहा है उसके, ये कोई नहीं जान सकता। सुकून से उसने खाना खाया, लंच किया, फिर उसके बाद अपनी बहन को भी वो ले करके ऊपर गया। अब जैसे मैंने बताया ना कि फादर का जो ब्लड है वो वहीं पड़ा हुआ था। वो जैसे ही पहुंची तो खून दिखा, तो इंस्टेंटली वो समझ गई कि यार कुछ गलत है। वो चापड़ रखे हुए था, छुपाए हुए। चॉपर क्या होता है भाई? मशीट, जैसे आप देखते हो नारियल काटते हैं, हाँ। साउथ इंडिया में आप देखते हो नारियल काटने की, उसका बड़ा धारदार होता है, तो वो रखे हुए था छुपा करके। जब बहन ने देखा तो सेंस कर गई कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कमरा छोड़ के भागने का ट्राई किया। अब जैसे ही बहन भागती है वो उसको पकड़ लेता है और एक वार कर देता है उस चापड़ से, मशीट से। अब जो वार हुआ उसकी गर्दन पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आदमी जो है इसके बाद मूव नहीं कर पाएगा। हमारे छोटा सा कट लग जाता है, कितना दर्द होता है। और उसने वार किया और सिस्टर को ड्रैग करके रूम के अंदर ले आया और फिर वैसे ही उसने अपनी बहन को भी मार डाला। आप सोचिए एक ही दिन में एक लड़का अपने माता पिता बहन तीनों को मार देता है, तीनों की बॉडी को ड्रैग करता है, बाथरूम में लेके जाता है, वहाँ पे डंप कर देता है। उसकी जो नानी है वो नीचे है, नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि बूढ़ी थी, घुटने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकती थी। वो जानता है कि कोई मेड या कुक कोई आती नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर में कोई था नहीं, प्लस कंपाउंड जो था वो बहुत बड़ा था, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ हमारा तो पड़ोसी ने सुन लिया हो, तो बहुत इजी था इस चीज़ को हाइड करना। उसके बाद मारता है, नीचे आता है, जो अब बॉडी पड़ी हुई है। अगले दिन जो है मेड आती है, वो पूछती हैं, ऑब्वियस ही बात है, लड़का ऐसे दिखता नहीं, लड़का ही दिख रहा है, और जो है नानी अभी बची हुई है? नानी बची हुई है। नानी अपने घर पे, नानी को आइडिया नहीं है क्या है, नानी बहुत बूढ़ी है। मेड आती है, मेड पूछती है, ऑब्वियस ही बात है, मेड आएगी तो पूछेगी कि कहाँ पे हैं। तो उसने बताया कि मम्मी पापा जो है और बहन कन्याकुमारी रिलेटिव क्या गए हुए हैं। अच्छा, उसने पहले से। अब देखिएगा शातिर कितना है, उसने कहा कि मम्मी पापा तो गए हुए बाहर और अभी कुछ दिन बाद हो सकता है नानी भी चली जाए। अच्छा, पहले से पहले ही बता रहा है। उसने पहले से बोल दिया कि नानी भी चली जाए। मैं सरप्राइज रहता हूँ कि आप सोचिए दिमाग, इंसान का दिमाग कितनी गहराई तक जा सकता है, कितने अंधेरों तक जा सकता है। ये हमारी आपकी सोच से भी बहुत परे है। उसने तो मेड, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन थोड़ी करेगी आपसे कि भाई उसने कह दिया तो गए होंगे। उसने अपना यूजुअली काम वाम निपटाया और वो चली गई, मेड को चले गए। और उसने उसके बाद अपनी नानी को भी, नानी कमरे में गया, उसने अपनी नानी को भी उसी तरह से मार डाला। नानी को तो अंदाज़ा नहीं था कि ये करने वाला है, उसने नानी को भी मार डाला उसी रात और उनकी बॉडी को उनके ही अटैच बाथरूम में डाल दिया। वो ये जैसे बच्चों का खेल हो, मर्डर करना, वो भी अपने परिवार वालों का। अब नानी भी जो बची थी वो भी चली गई, वो भी ख़त्म हो गई। ये पहले से प्लानिंग ऑब्वियसली कर चुका था, इसीलिए उसने मेड को जो है, और ये मेड ने स्टेटमेंट दिया, ये सब वेरीफाइड है, पुलिस को बताया कि उन्होंने क्या, क्योंकि बाद में स्टेटमेंट लिया गया तो ये सब चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं। तो यानी उसने पहले से प्लान बना रखा था कि अब नानी को भी रास्ते से हटाना है। अब आगे केस को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसने क्या किया, उसी रात एक पास के रेस्टोरेंट से
5 लोगों का खाना मंगवाया, कोई है नहीं बचा, मर्डर कर चुका है, सबकी लाशें घर पे पड़ी हुई हैं। 5 लोगों का खाना इसलिए कि अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो एक एलिबाई बन गया कि यार हाँ मैंने तो खाना मंगाया था, सब थे। अब वो क्या करता है, वो 3 दिन तक उन्हीं डेड बॉडीज़ के साथ रहा भी। वो लड़का उसी घर में सो रहा है, उसी घर में खा पी रहा है जहाँ नीचे उसकी नानी मरी पड़ी है, उसी अटैच बाथरूम में 3 लोग डेड पड़े हुए हैं, उसकी मम्मी पापा बहन, ऐसे घर में वो रह रहा है। फिर क्या होता है, गर्मी का मौसम है, केरला का केस है, तो हीट है, गर्मी है मौसम, इसलिए क्या हुआ, बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो स्मेल आने लगी। स्मेल से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा इनको जला देते हैं। पहले उसने काटने का ट्राई किया, तो बॉडी काटनी शुरू करी। अब बॉडी काटना इतना आसान नहीं है, उसने ट्राई किया, लेकिन जब वो उससे लगा कि वो नहीं काट पा रहा, उसने सोचा कि वो जला देता है। इसके लिए वो पहले से ही पेट्रोल जमा कर रहा था। 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर चुका था। आप देखिए, इकट्ठा ज़्यादा वॉल्यूम में तो आप पेट्रोल नहीं ले सकते ना, सीधे आप गाड़ी में भरवा सकते हो, लेकिन एज़ पर रूल आपको ऐसे ओपन नहीं मिल सकता। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उसने पहले से ही इकट्ठा करना शुरू किया था। अब ये क्या शो करता है कि वो पहले से ही सोच प्लानिंग कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं प्लान था। तो 250 ml करके वो पहले इकट्ठा कर रहा है कि 5 लीटर कितनी ज़रूरत पड़ेगी। उसने क्या किया, उस पेट्रोल का यूज़ किया बॉडी को जलाने में। अब पेट्रोल एक बहुत फ्लेमेबल है, तो जब उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई तो आग जो है फैल गई। उसको पता नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी, तो पूरे घर में फैल गई, घर जलने लगा। तो वो उसी रात भाग गया। घर जब जलने लगा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो घर छोड़ के भाग गया। ये वही आग थी जब पड़ोसियों ने देखा और पुलिस को बुलाया। अब ये पकड़ जाता है, तो इसने बताया, पहले तो इसने झूठ बोला कि मुझे नफ़रत थी इसलिए मैंने मार दिया। भाई नफ़रत थी तो ये तो तभी एक्ट करना चाहिए था जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल है, पेरेंट्स तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती रही है कि उन्होंने नेगलेक्ट किया। पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जब वो बच्चा था उसको उस पर ध्यान न देना। सोचिए, मदर खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न ये परमिशन नहीं देता कि आप क्राइम करो, है ना। फिर उसने बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था। मैंने डार्क वेब सर्च किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिसमें मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और मैं वही चीज़ की प्रैक्टिस अपने घर वालों पे करने वाला था। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मैं जो है पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए मैंने वो डमी मंगाया। जब पुलिस ने कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या है ये डमी, क्यों मंगाया, उससे तुम क्या करने वाले थे, तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को मारता, उनकी आत्मा निकलती, उन सारी आत्माओं को मैं डमी में कैद करता और फिर उन आत्माओं को कैद करके उनसे शक्तियाँ लेता ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। ये उसका जो था मेन रीज़न था, उसने जो बताया। तो मैं इतने सालों से सीख रहा था, मुझे इंटरेस्ट, और इसने बताया कि ये 2-3 सालों से नहीं, ये बचपन से वो इस चीज़ों में इसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था जब वो टीनेज में था। तो 10-12 साल से वो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहा था कंटिन्यूअसली। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो ये अराउंड द वर्ल्ड हर एक जगह इसका जिक्र है। आप चाहें आप अगर अफ्रीका चले जाओ, वहाँ उस साइड कई ट्राइब्स हैं, वाई ट्राइब्स हैं जो इसको मानती हैं, कि उसमें मानती हैं कि आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, ट्रैवल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। हिंदू कल्चर में भी ये चीज़ मानी जाती है, अपने हिंदू धर्म में भी ये चीज़ मानी जाती है। और आप जैपनीज़ रिलीजन में देखोगे तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। इनफैक्ट इजिप्ट में भी द बुक ऑफ डेथ है, उसमें भी है कि जो है उसमें इमेजेस मिली हैं और उसमें जिक्र भी है कि बॉडी जो है, जिसको वो लोग कहते हैं बॉडी से बाहर निकल के शरीर, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं कहाँ रिसोर्सेज हैं, और लोगों को हील करने के लिए वो एनर्जी और अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के आपकी जापान तक, चाइना तक, इंडिया, हर जगह इसका जिक्र है एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये का। चीज़ नहीं सुनने में आ रही है जो बता रहा है कि वो आत्मा जब निकल जाएंगी तो उनको वो हाँ, ट्रैप करके उनसे पावर्स लेगा। अब ये आप चीज़- समझिए, किसी एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ये नहीं है हाँ, ये कहीं मेंशन कि आप किसी को मार के उसकी आत्मा, कई जगह ये भी न्यूज़ में आया कि उसने कहा कि मैं मार के देख रहा था
देखना चाहता था कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है, तो पहली बार नहीं देख पाया इसलिए मैंने दूसरा मारा, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैंने इसलिए मारा कि मैं उन सारी बॉडीज़ की जो उन सारी आत्माओं को कैद करना चाहता था और उससे शक्तियाँ लेना चाहता था। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की अगर वो बात कर रहा है तो उसमें तो ये था कि आप अपनी आत्मा को बाहर निकाल के एक्सप्लोर करते हो, जो पहले ऋषि मुनि करते थे, कहा जाता है ऐसा, या अदर कल्चर में भी ऐसा था। ये कहीं नहीं है कि भाई तुम किसी और को मार करके उनकी आत्मा से ये चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पुलिस का कहना था कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, उसने सोच रखा था। सारे एविडेंसेस भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई क्योंकि वकील जो है, जो डिफेंस लॉयर है, वो ऑब्वियसली ये अप्रोच करता है कि दिखा सके कि मेंटली अनस्टेबल है ताकि सज़ा ना हो। अब आते हैं आईपीएस श्रीलेखा जी पे, जिन्होंने इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने इसके बारे में बताया भी है। उन्होंने बताया कि जब वो कैडल से मिलने गई तो पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही रिस्की भी है, वो बहुत वियर्ड टाइप का है। तो उसका बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि जब उसको जेल में रखा गया तो उसने अपने साथियों पे भी, जो जेल में अंदर कैदी थे, उन पे भी हमला किया। अच्छा, उन्हें मारने का अटेम्प्ट किया। तो जब उसने ये किया तो उसको पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसका 20 दिन तक इवैल्यूएशन किया गया। तो जब कहा गया कि नहीं ठीक है, इसको जेल में रख सकते हैं, तो उसको फिर जेल में रखा गया। जेल में जब जाने के बाद उसने फिर से हरकत करी। तो ये बार बार अक्सर ऐसा करता था कि जब जेल में होता था तो अपने साथियों पे हमला कर देता था, तो उसको अलग सेल में रखा गया। तो ये इतना रिस्की पर्सन था। आईपीएस श्रीलेखा जी ने कहा जब हमें मिलना है उससे, तो अथॉरिटीज़ ने मना किया कि बहुत रिस्की है मैम, आप मत मिलिए। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मिलना है। तो फिर अरेंज किया गया उनके लिए, एक सेटअप बनाया गया। तो एक हॉल था, बड़ी सी टेबल रखी गई, एक एंड पे उनको कहा कि आप बैठो, और एक बेल रखी गई कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वो बेल बजा देना, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। आप समझो ना कि कितना रिस्क होगा कि एक आईपीएस के लिए कि आप बेल रखो कि वो ला रहे हैं। अब उन्होंने बताया है कि जब वो सामने से आ रहा था, उसके लंबे खुले बाल, उसका हुलिया, उसकी अजीब सी मुस्कुराहट, आप फ़ोटोज़ देखोगे ना वो आप समझोगे। शाहरुख खान सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, डोंट बी नेगेटिव, इट शोज़ ऑन योर फेस। तो नेगेटिविटी इंसान की चेहरे पे दिखती है, ये बहुत सच है। आपके अंदर नेगेटिव विचार होंगे तो आपका चेहरा भी वैसा ही वो शो करने लग जाएगा, पॉजिटिव चेहरे अलग से दिख जाते हैं। तो वो सीन उसके साथ था। आप सोचिए इतनी डार्क नेगेटिविटी है तो उसका चेहरा वैसा दिख रहा था। तो उसको देख करके जो एनर्जी महसूस हुई, उनको लगा कि सच में ये चीज़ जो कही जा रही कहीं ना कहीं है, उतना नेगेटिव हो चुका है। तो जब वो आया, उन्होंने उनसे बातचीत करी, तो वो जवाब नहीं दे रहा था, गोल मोल बातें कर रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे उससे पर्सनल बातें पूछनी शुरू की, पर्सनल लाइफ में, तो वो भड़क गया, उसका बिहेवियर बदलने लगा। उसने अपनी आवाज़ें अलग अलग तरह से निकालनी शुरू कर दी। उसने एक चीज़ बोली, उसने लिटरली उनको आंटी कहा कि आंटी आपके पीछे वो खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपको मार दूं। ये आईपीएस श्रीलेखा जी ने खुद कहा है कि उसने एक तरह से ओपन थ्रेट दिया। उसने कहा कि आंटी आपके पीछे कोई खड़ा है जो मुझे कह रहा है कि मैं आपका मर्डर कर दूं। तो वो ऑब्वियसली हिल जाएंगे अंदर से। उसके बाद उन्होंने उससे कुछ और पर्सनल सवाल किए, और जब वो उसकी पर्सनल लाइफ में जाने लगी तो वो भड़क गया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके हाथ पैर का मूवमेंट बदल गया, वो एग्रेसिव हो गया, आवाज़ की टोन चेंज हो गई। तो उनको लगा कि अब ये उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो उन्होंने फ़ौरन बेल बजाई, तुरंत गार्ड आए और उसको लेके चले गए। उसके बाद वो कभी दोबारा उससे नहीं मिली। उसके बाद वो जेल में रखा गया। उसने फिर वही हरकत करी, अपने साथियों पे हमला करना, वो सब, उसको अलग भी रखा। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी बढ़ती चली गई कि उसको फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। अब आप समझिए, आज की डेट तक, आज इतने साल हो गए हैं, 7 साल होने जा रहे हैं इस केस को, आज भी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू नहीं हुआ इस केस का। और वो अभी भी पागल खाने में है, मेंटली अनसाउंड है, इसलिए उसका ट्रायल कोर्ट ने अभी तक शुरू ही नहीं किया। बाप रे। एक व्यक्ति जो मर्डर करता है अपने पूरे परिवार का, और सारे प्रूफ मिल जाते हैं, पकड़ा जाता है, इस ग्राउंड पे बचा हुआ है कि वो मेंटली अनसाउंड है। तो ये बहुत विचित्र केस है। जब इसके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि देखिए, आप या तो लॉ के लूप होल कहिए या फिर इंसान के माइंड के बारे में आप बात करिए,
किसी भी जोन में जाइए तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बड़े मुश्किल हैं। तगड़ी मिस्ट्री है भाई ये तो। हाँ भाई ये बंदा ही अलग है कि माँ बाप को मार के खाना खा रहा है भाई, ये भी एक अलग ही है। साइको है भाई ये तो। तो या तो हेट इस लेवल की थी उसके अंदर कि उसको एक पॉइंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी रियलिटी क्या है ये तो पता ही नहीं ना कि एक्चुअली में हेट थी या फिर वो या फिर सच में वो पैरानॉर्मल एंगल था कि नहीं था। क्योंकि एक तरफ ये अकाउंट जो श्रीलेखा जी का है कि उन्होंने फील किया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कि इसको कुछ दिखता है इसको डिनाई भी नहीं किया इस पॉइंट को। तो एक तरह का मिस्ट्री है इस पूरे केस में कि आप किसी भी पहलू पे नहीं कह सकते। एक तरफ ये प्लान भी दिख रहा है जो प्रूफ मिल रहा है कि इसने प्लानिंग के साथ किया, लेकिन प्लानिंग भी की तो उसके पीछे का रियल मोटिव क्या था? अगर मोटिव नफरत थी तो वो इतने समय बाद कैसे आई? तो तब क्या सही में वो डार्क एंगल है जो हो सकता है? वैसे जब आप कोई भी केस करते हो तो जब डीप रिसर्च करते हो, जैसे आप बता रहे थे कि मैं विक्टिम के नोन्स या किसी से मैं बात करता हूँ, इस केस में आपने कुछ की थी कोशिश की यार मैं पड़ोसी तक पहुँचूँ या मैं इस लेवल की रिसर्च करूँ कि मुझे कुछ और अच्छा मालूम पड़े, खास मालूम पड़े इस केस के बारे में? नहीं, सिंस ये थोड़ा सा मैंने बताया कि ये केस जो था मेरे रीच के थोड़ा बाहर था। हमने ट्राई किया कि सिंस फैमिली में कोई था भी नहीं बचा, तो कोई नोन कांटेक्ट में था भी नहीं हमारे कि हम जिससे पूछ सके, बात कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली कोई रियल पर्सन जो इस केस से जुड़ा है वो नहीं मिल पाया। तो सारे सोर्सेज मिले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था जो हमारे लिए आईपीएस श्रीलेखा जी का, अब शायद वो रिटायर हो गई हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल में अपने बताया है, उन्होंने अदर लैंग्वेज में बोला है, तो उसको हमने ट्रांसलेट करवाया था समझने के लिए कि उन्होंने क्या ये मानना है कि ये पोजेस्ड भी हो सकता है बंदा। उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे ये इतना बाप रे। डेंजरस केस था उनके लिए। एक आईपीएस सोचिए और जो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, अगर वो फील कर रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में भाई मिस्ट्री तो दरिंदा ही कहेंगे ऐसे आदमी दरिंदा ही को तो। कहेंगे। कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी रीज़न तो अलाउ नहीं करता ना कि आप किसी हद तक जाओ। सर शुरुआत करते हैं, थोड़ी आपकी पर्सनल भी एक स्टोरी है जो क्राइम से ही जुड़ी हुई है, पर आप क्रिमिनल नहीं है उसमें ये ऑडियंस को क्लियर कर दें। तो थोड़ा डिटेल में बताओ सर अपनी स्टोरी से, आपके बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस जानेगी। आपने एक बहुत प्यारी सी बात ये कही है कि आप उसमें क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझे उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मैंने ही क्या वो क्राइम कर दिया है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं उसके, तो एक घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा, और अमरोहा की एक तहसील है हसनपुर, और हसनपुर तहसील का एक गांव लगता है बावनखेड़ी। ये घटना हुई थी 14 अप्रैल 2008 की रात। एक लड़की जिसका नाम शबनम होता है, शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया था। वो भी बहुत भयानक था वो मर्डर। क्यों कर दिया था? एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में? हाँ, वो प्रेमिका मतलब सलीम से उनका शबनम का अफेयर था। और क्योंकि शबनम टीचर थी, MA कर रखा है इंग्लिश और ज्योग्राफी से, और उनके ठीक घर के सामने एक गरीब लड़का है जिसका नाम सलीम होता है। वो लड़की पढ़ाने के लिए जाया करती थी, तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और शायद घर वालों को इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे, मंजूरी नहीं दी। लड़की शायद शादी करना चाहती होगी। लड़की तो पढ़ी लिखी लग रही है और फिर भी 7 मर्डर कर दिए। इस बात पे तो खैर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम HL दत्तू साहब थे, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की ये 7 मर्डर कैसे कर सकती है। तो जब उसका फैसला हुआ था तो निचली अदालत, फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुँचता है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है और राष्ट्रपति के यहाँ पहुँचता है। तो अभी तक उनको फांसी की ही सज़ा का हुक्म है, और उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं है कि वो कब उनको फांसी दी जाए। अगर उनको फांसी होती है तो वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी महिला होंगी जिसको फांसी दी जाएगी। पूरे इंडिया के अंदर। तो क्योंकि अभी तक किसी की आज़ादी के बाद किसी को फांसी नहीं दी गई है, खासकर लेडीज़ को, तो वो शबनम का ही नाम चलता रहता है। सर इस केस को थोड़ा जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं, बताइए थोड़ा डिटेल में क्या हुआ था। लड़की ने जो अपनी पढ़ाई की थी वो JS हिंदू कॉलेज अमरोहा है, वहाँ की ये गांव से जाया करती थी। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई होती है, उसकी पढ़ाई के बाद उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि बेसिक एजुकेशन में वो टीचर बन जाती हैं। अपने स्कूल आना जाना, और घर के ठीक सामने एक आरा मशीन जैसे लकड़ी काटने वाली जो होती मशीनें होती हैं, तो वहाँ रहता था, एक मज़दूर करता था। तो कभी कभार उसके वो हेल्प कर दिया करते थे, और इस हेल्प में ही लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब इन्होंने शादी वादी करने की कोई कोशिश की होगी, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हुए। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जैसे मैंने खुद पढ़ा है, मतलब
हालांकि शबनम से मेरी फेस टू फेस बहुत बार मुलाकात हुई, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जो पढ़ा है, जो रिसर्च का हिस्सा है, उसी से बता रहा हूँ मैं। तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों को कुछ नशीला पदार्थ दिया और उसको खाने में, दूध में या चाय में, किसी चीज़ में। तो उसके बाद फिर कुल्हाड़ी से हर एक सदस्य को काट दिया। उसमें शबनम के मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, उनके 2 सगे भाई होते हैं, उनकी सगी भाभी होती हैं, एक 9 महीने का बच्चा होता है और एक उनकी बुआ की बेटी होती है। तो 7 लोगों को जो मार दिया था। उसके बाद फिर मामला वो उस वक्त इतना हाईलाइट हुआ था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। आसपास के 10-20 गाँव के लोग पहुँच जाते हैं, कई हज़ारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। सड़कें जाम हो जाती हैं क्योंकि जो उनकी लड़की के पापा वो टीचर होते हैं कि पास में एक इंटर कॉलेज होता है, किसान इंटर कॉलेज। तो सब लगता था इतने बढ़िया आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो सभी लोग चाहते थे कि केस का खुलासा हो। लेकिन पुलिस ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब जो उसका मैंने ये अमर उजाला की रिपोर्ट पढ़ी थी उस साल, कि जब कोई लाइन नहीं मिल रही है और पुलिस पर दबाव पड़ रहा है, मायावती खुद पहुंची है कि भाई जल्दी से जल्दी खुलासा करो। और उस लड़की के लिए कि 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई थी कि जैसे केस खुलेगा तो हम इसके परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 5 लाख रुपए देंगे। तो एक पुलिस वाला जिसकी नई नई पोस्टिंग रही होगी शायद, वो जाता है शबनम के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और मुझे वो सब कुछ पता है, इसलिए मेरी आप मुझे कोई बात हो आपके मन में तो मुझे बता दो। तब शबनम ने ऐसी कुछ नहीं, लेकिन जब उसने लगातार उसे फॉलो किया तो उसने एक सिम कार्ड दिया था और सिम कार्ड से पता चला कि उन दोनों की बहुत सारी बातें होती थी। लड़के के बारे में किसी को नहीं पता था सवाए घर वालों के, और घर वाले मर चुके थे। तो सिम कार्ड का जब CDR निकलवाया गया तो कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन दोनों की बातचीत होती थी और फिर वो केस का खुलासा होता है, कैसे मारा कैसे नहीं मारा। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब हो गया कि जब ये केस को जब चार्जशीट फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस ऑफिसर को जिसने जांच की थी कि सबसे बेहतरीन, मतलब इससे अच्छी जांच उन्होंने अपने जज साहब ने कहा था कि मैंने अपने करियर में नहीं देखी, कि जिस तरह से उन्होंने जांच की थी। तो फिर दोनों को ही निचली अदालत से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है 8 मर्डर करने पर। यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि जब लड़की को जब जेल भेजा जा रहा था, उसका मेडिकल किया तो वह 2 या 2.5 महीने के आसपास की वो प्रेग्नेंट होगी और ये भी एक न्यूज़ बन जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वहीं बच्चा पैदा होता है, वहीं रहता है। लेकिन मेरा जो इस केस में जो जुड़ाव होता है, मैं उस वक्त हिंदुस्तान पे बल्कि दैनिक जागरण के लिए रिपोर्टिंग किया करता था। तो मैंने देखा यार मुझे शायद इस केस से जोड़ना चाहिए, यानी कि मैं उस लड़की के साथ ही कॉलेज जाया करता था। अच्छा, हाँ, पहले से जानते थे? हाँ, मैं उसे बहुत पहले से जानता था कि जिस बस में वो लड़की जाती थी उसी बस में मैं जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार एक बार ऐसा चांस था कि मेरे पास जो किताबें थी मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था और बस में भीड़ ज़्यादा हो रही थी। तो उस लड़की ने कहा कि आप ये सारी बुक्स मुझे दे दो, मैं आपकी मतलब हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उसको अपनी सारी बुक्स दे दी क्योंकि वो सीट पे बैठी हुई थी। और इसी बीच में उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर रहे हो। तो यहीं से हम दोनों की जान पहचान हो गई। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि इसी लड़की ने 7 मर्डर किए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मेरे मिलने की इच्छा जगी कि मैंने यार क्यों ना से मुलाकात की जाए। और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ था प्रिंट मीडिया से, तो मैं सोच रहा था कि इस पर किताब लिखूँ जो पब्लिक जानती है इसको एक कातिल के रूप में और मैं जानता हूँ एक अच्छी लड़की के रूप में। और ऐसे कितने टाइम में खुलासा हो गया था इस चीज़ का कि इन दोनों ने मिल के करा है? और 5वें-7वें में खुलासा हो गया था। और जब कोई कातिल नहीं मिल रहा था तो लड़की से पूछा कि तुम पे किसी को शक है, तो उसने अपने परिवार के लोगों का नाम लिख दिया कि ये लोग हैं। और पुलिस ने उन्हें इतना मारा कि सब लोगों ने बोल दिया कि जी हमने 7 मर्डर किए हैं। फिर पुलिस ने खुलासा भी कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो जब पुलिस की मार के आगे तो हर कोई कहते हैं ना कि मुर्दे बोलने लगते हैं। तो यहाँ मुर्दे बोलने लगे थे कि जो इनका कोई रोल नहीं था बेचारे, वो उन्होंने कहा कि हमने मार दिया। लेकिन जब जांच सही दिशा में गई तो पता चला कि यही कातिल है असली। अच्छा, और एग्जैक्टली कैसे पता चला? उस सिम कार्ड से ही? सिम कार्ड से पता चला। और जब जैसे सिम कार्ड मिला था, सिम कार्ड के कॉल डेटा रिकॉर्ड, उसमें एक नाम आता है सलीम का। सलीम का जैसे नाम आता है तो उससे पूरी लड़की को अलग लड़के को अलग, जो पुलिस गेम खेलती है अक्सर कि हमें सलीम ने सब कुछ बता दिया है। तो उसने कहा वो मैंने कुछ नहीं किया है, उसने किया है जो भी कुछ किया है। तो फिर दोनों फिर अभी तक तो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर वही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और फिर जो भी इन्होंने बताया उसके बाद फिर जांच वाँच होती है, ऐसा पड़ गया। तो आप जब मिलने गए तो आपकी क्या इंटरेक्शन हुई जेल में? पहली बार मैं तो मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। मैं लगातार कोशिश करता रहा मिलने की। उसने जो एक प्रोसेस होता है किसी से जेल में अगर मुलाकात करते हैं
तो उस दौर में पर्ची लगती थी और पर्ची लग के अंदर वो पर्ची जाती है, वो मिलना चाहता है, आपसे नहीं चाहता है, तो मुझसे मिलने के लिए पहली बार में तैयार हो जाती है, लेकिन शबनम आई नहीं थी मिलने के लिए। और ये 2008, 9, 10, 11, 12 4 साल में उससे कोई मिलने नहीं गया था। और अचानक ही एक बंदा आ जाता है कि ये मिलने के लिए जा रहा है, तो फिर मुझे पुलिस वालों ने बड़े मेरी अच्छे से तलाशी ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शबनम को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आया। मेरा मकसद ये था कि मैं उस पर एक किताब लिखूं, तो वो मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे एक अचानक से ज़िद सी चढ़ी कि यार ये कैसे नहीं मिल सकती मुझसे, जबकि मेरे साथ आना जाना था, मैं सीनियर थी ये। तो फिर मैं लगातार जाने लगा और एक दिन जाते जाते ही ऐसे 2.5 या 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला इस बात का। तब मैंने आपका प्योर इंटेंशन सिर्फ बुक किताब लिखना था, बुक लिखना था। और इसी बीच में मुझे पता चल जाता है कि उसको एक बच्चा है और इस बच्चे को देने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पेरेंट्स को ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा कि इससे जुड़ने के लिए क्यों ना इस बच्चे के लिए अप्लाई किया जाए। लेकिन जब वो अखबार जो आता है पूरे यूपी लेवल पे छपता है, तो हर अखबार में दैनिक जागरण है, अमर उजाला, हिंदुस्तान है, कोई भी फैमिली तैयार नहीं होती थी उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग समझते थे कि यार इतना इसकी माँ ने ये काम किया है, बच्चा सही नहीं है, ये वो क्रिमिनल का बच्चा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोलते थे। तो फिर वो कोशिश की, हमने अप्लाई किया, वो बच्चा मिल जाता है। तो जितना दोषी शबनम को मानते थे, हाँ मैं लिया था। अच्छा। हाँ, ये 30 जुलाई 2015 को हम लोग उसको लेके आए। आप शादीशुदा थे उस टाइम? ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जब हम किसी परिवार के साथ रहते हैं तो हमें बच्चा मिल सकता है, लेकिन अगर हम सिंगल हैं तो सिंगल पेरेंट्स को कभी बच्चा नहीं मिल सकता, कि उसे पालेगा कौन, उसे खिलाएगा कौन, आप जॉब करेंगे या बच्चे को देखेंगे। तो इसी तरह से करते करते मैं अपनी कहानी सुनाया करता था अपनी फ्रेंड को। तो जब फ्रेंड को कहानी सुनाता था तभी मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है हम इस बच्चे को लेते हैं। बाकी कोई लेडी जो हमारी अपनी कम्युनिटी की थी वो तैयार नहीं होती थी शादी के लिए इस बच्चे की वजह से। और जब ये मेरी फ्रेंड, इनका नाम वंदना सिंह है, वंदना वो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर हैं, वो तैयार हो जाती हैं। और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर हम बच्चा लेंगे तो फिर अपना कोई बच्चा नहीं होगा, यानी कि शादी के बाद हम सिर्फ इसी को पालेंगे, यही हमारा अपना बच्चा होगा। तो आप भी एग्री कर गए? मुझे तो पता नहीं क्यों उस बच्चे से इतना लगाव हो गया था। अब मैं किताब को भूल गया, मुझे अब कोई बुक नहीं लिखनी थी, मुझे सिर्फ अब बच्चा लेना था। अब आप मिले भी नहीं हो बच्चे को मैंने देखा भी नहीं देखा भी नहीं, तो ऐसा क्या आपके अंदर आ रहा था? सर ये जो आप बता रहे हैं कहानी, इससे तो ये दिख रहा है स्टाफ, मतलब कि इनिशियली आपको किताब ही लिखनी थी, इसीलिए आपने बच्चों को अडॉप्ट करने का प्लान किया। इससे तो ये शुरुआत यही था कि मैं, एक फिल्म आई थी बागवान, अमिताभ बच्चन ने किताब लिखी, रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार शबनम पे मैं किताब लिखूंगा तो मैं भी एक स्टार बन जाऊंगा। लेकिन वो फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो फिर मुझे भी लोग जाने लगे। डेली अखबार में छपता था कि उस्मान ये इन्होंने अप्लाई किया, ऐसा किया, मतलब बहुत छपता था अखबारों में। तो आपने फेमस होने के लिए कराई था? नहीं, फेमस होने के लिए मतलब किताब से इनकम होगी, इनकम से मुझे लगता था कि प्रिंट मीडिया शायद मुझे उतना नहीं देता है, लेकिन बुक लिखूंगा तो उससे मुझे ज़्यादा इनकम हो जाएगी। ये हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में तो था। और फिर आजकल ये चल रहा है, मेरा भी मन करता था मैं बिग बॉस में चले जाऊँगा। लेकिन कोई बिग बॉस वालों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया। वो बाद में हुआ तो इस पर कि आप कॉपीराइट पे सिग्नेचर कर दीजिए, हम इस पर वेब सीरीज़ बना रहे हैं, फिल्म बनेगी। तो ये अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स और कई बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, धर्मा प्रोडक्शन। लेकिन मैं जब अपनी यूट्यूब के लाइफ में आया तो मुझे वो सब चीज़ छोटी लगने लगी, मैंने छोड़ो। तो बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया, फाइनली आपके साथ ही है वो, हमारे अपने साथ हैं। बच्चा अडॉप्ट करते दौरान आपकी कोई शबनम से इंटरेक्शन हुई? पहली बार मैंने शबनम को देखा था शायद 2012 या 13 के आसपास की बात है, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप एक काम करिए, मुलाकात कर लीजिए। तब मेरे दिमाग में वही सवाल जो अमूमन हर आदमी के दिमाग में आता है कि वो तुमने 7 कत्ल क्यों किए थे? बस इतना था उसने क्यों तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, कुछ नहीं बोली हो? मैंने गलती कर दी क्या? मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा। तो मैं मतलब कॉलेज को छोड़ने के बाद उससे कम से कम मिला था 7-8 साल के बाद। और 7-8 साल के बाद मुझे ये पूछना चाहिए था कि तुम कैसी हो, ठीक हो, यहाँ सब कैसे, परेशानी तो नहीं है? तो मुझे उसके हाल चाल लेने चाहिए था। मैं सीधा एकदम डायरेक्ट, आपके दिमाग में तो बुक चल रही थी ना, बुक कंप्लीट करनी है। वो डायरी लेके गया था मैं उसको कि मैं सोच रहा था कि लो इस पे अपनी कहानी लिख देना। लेकिन
वो पता नहीं ये हो, शायद ये या तो आपका अनुभव कम हो, एक्सपीरियंस कम हो, ये हो सकता है। या मैं इतना ज़्यादा उतावला था कि मुझे बस वही चाहिए। जैसे होता है ना कि हम बहुत सारा सामान रखा हो और जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है हम उस पर हाथ रखते हैं ना, मुझे तो यही चाहिए बस। जबकि हमें और भी इधर नहीं, पर इस जवाब से भी लगता है कि रिग्रेट नहीं है उसको इस चीज़ का जो करा है। ना वैसे तो हमेशा वो यही कहती हैं। मैं नहीं बात करता इस बारे में। जब पहली बार वो नाराज़ हो गई थी, मेरी वाइफ ने 1-2 बार जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया, मैंने ये सब नहीं किया है। तो अब पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है। अगर ऐसी बात थी तो मेरी बाद में बात हुई थी, 2021 की बात है ये, 21 फरवरी 2021। मैंने उनसे कहा था कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो आप अपने लेवल पर, जेल से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आप जज साहब को, सीजीआई को, किसी को भी लेटर लिखिए, आप जांच की मांग करिए। आप कहिए मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया। ठीक है, उस वक्त जब पहली बार हो सकता है कि आपको, जैसे आपके चाचा चाची वगैरह परिवार के लोगों को मारा पीटा, उनका जी हमने मर्डर किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। लेकिन आपने इतने सालों में क्यों नहीं कहा? जब लगातार साल गुजरते चले जा रहे हैं और आप चुपचाप जेल में हैं, तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके थे और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने नहीं किया है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था जैसा आप बोल रहे हैं। तो इस पर काफ़ी आवाज़ उठी थी। सीबीआई वगैरह की जांच होनी चाहिए थी। 7 मर्डर होना अपना अपनी बड़ी बात थी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ये हमेशा उन्होंने अपने आप को निर्दोष कहा और जज साहब से जब भी बोलते थे कि साहब मैंने ये सब नहीं किया है, तो और मेरा एक बच्चा है, मुझे उसकी परवरिश करनी है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मर्डर किया था। अच्छा। जो 9 महीने का बच्चा था, उनका सगा भतीजा, उन्होंने सिर्फ उसी का मर्डर किया था। बाकी मर्डर सलीम नहीं किए थे। बच्चे का उन्होंने? हाँ, बच्चा वो क्या था ये बताते हैं। मतलब ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? ये कैसे जो भी इसकी जांच हुई है, जांच के बाद पता चला था कि बच्चे का गला नहीं काटा था, बाकी सबके गले काटे थे कुल्हाड़ी से। वो 9 महीने का बच्चा था उनका, उसका उन्होंने गला दबाया था। अक्सर छोटे बच्चों का अगर गला दबाया जाए तो वो कई बार नहीं दबता है, यानी कि वो बच जाता है। वो बच गया। जब 6 मर्डर हो चुके हैं उसके बाद अचानक ही वो बच्चा रोने लगता है। लड़की ने कहा कि ये बच गया, इसको भी मार दो। उसने कहा मैंने तो सब मार दिए, एक को तो तुम भी मार सकती हो। तब उसने लास्ट में उसका गला घोंटा था। बाकी उसने वो दूर से टॉर्च दिखाती रही थी और वो कुल्हाड़ी चलाता रहा था। बताओ, बच्चे को तो कहीं और रख देते हैं, यही करने की। जज साहब ने ये कहा था कि ठीक है, अगर तुमने इतने कर दिया तो उससे कर दिया, हो सकता है बड़ों से खतरा हो। उस 9 महीने के बच्चे से आपको क्या खतरा था? और इस दौरान सलीम भी अभी जेल में ही है? हाँ, वो नैनी जेल में है। ये इलाहाबाद में नैनी है, वहाँ की जेल में। और सर वो बच्चा अभी कितना बड़ा हो गया है? आपकी जितना लंबा हो गया। अच्छा, आपकी जैसा है। क्या नाम है? नाम बट उन्हें पता है ओरिजिनली उनकी मम्मी की स्टोरी? सब कुछ पता है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ आता है। अच्छा। और आप, सिंस आप एक मुस्लिम है, आपकी वाइफ हिंदू है, तो वो क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, या आपने मतलब कैसे उनको बड़ा किया, शिक्षा दी, क्या सिखाया? वो ऐसा है कि कभी भी ईद और दिवाली एक साथ नहीं आती है। जब ईद होती है तो वो ईद मनाता है, दिवाली होती है तो वो दिवाली मनाता है। तो दोनों अपनी दादी के घर भी जाता है, वो अपनी नानी के घर भी जाता है। तो उसको दादी का भी प्यार मिलता है, उसको नानी का भी मिलता है, माँ बाप का भी मिलता है। तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में मतलब वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। और मैं आपके इस रियल टॉक पे आएगा ना, तो उसके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि जब वो पहली बार जेल से निकला था, ये बात है 30 जुलाई 2015, तो वो तैयार नहीं था निकलने के लिए, क्योंकि एक माँ से बच्चा छूट रहा है और एक नए लोगों के पास पहुँच रहा है। वो इस टाइम कितना बड़े हो गए थे? वो 6 साल 7 महीने और 21 दिन का था। 6 साल तक रह सकते हैं बच्चे जेल में? हाँ, 6 साल तक बच्चे रह सकते हैं जेल में अपनी माँ के साथ, क्योंकि जब कोई उसकी परवरिश करने वाला नहीं होगा, कोई ब्लड रिलेशन ने उसके पैदा किया है सब कुछ। तो फिर तो वो अच्छा खासा अटैच हो गए होंगे अपनी माँ से तो अटैच था ठीक ठाक, लेकिन हम नए लोगों से कैसे मिले? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मैं सभी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, बताओ तुम क्या क्या चाहते हो? तो उसने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा बहुत सिंपल सा, अपने मन में सोचा आइसक्रीम तो जाते दिलवा दूँगा। दूसरा उसने मुझसे कहा कि मुझे ऑफिस वाले कपड़े चाहिए। मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि ये कोट पैंट को ऑफिस वाले कपड़े बोलता है। ये भी बहुत ईजी था। तीसरा उसने कहा कि मुझे सलमान खान से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, सलमान खान से मैंने हाँ मिला दी उसकी। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है ये वो। उनसे तो हमें भी मिलना है। आपको भी मिलना है तो बिग बॉस में चले जाइए आप। तो
अब सलमान खान से तो मिलना भैया मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं, हालांकि किसी ने मुझे उनके वालिद साहब इनके सलीम साहब का नंबर दे दिया था और मैंने डायरेक्ट फ़ोन भी लगा दिया था। तो अंकल ने कहा अरे यार जिससे देखो वो सलमान खान से मिलना चाहता है, कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता। मैंने कहा अंकल आप ही मिल लो कम समय ही कह दूँगा कि हाँ सलमान खान के पापा से मिला हूँ। लेकिन उनकी याददाश्त वगैरह जब काफ़ी बेचारे बुजुर्ग हो रहे हैं, खैर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तभी दिमाग में आइडिया आया, एक फ़िल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो मैंने दिखाया उसको उनकी ये है सलमान खान। तो वो फिल्म देख के इतना खुश हो गया था, क्योंकि जेल के अंदर जो टीवी होते हैं वो छोटा साइज होता है या इतना बड़ा होगा, और जो मॉल होते हैं उसके अंदर जो सिनेमा होता है वो तो बड़ा होता है। तो टीवी देख के खुश हो गया था, उसने फिर सलमान खान की कभी डिमांड नहीं की थी। बट सर आपके लिए भी तारीफ़ है, आपने एक बच्चे की लाइफ चेंज करी और आपकी वाइफ के लिए भी उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आप दोनों ने मिलके।